हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, जब भी आप 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स सब्जेक्ट चूज करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स को जो जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट हाफ होता है दैट मीन्स कि जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं उसमें बेसिकली आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ही आता है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं, थ्योरी है, क्योंकि एक्चुअली हम जो थ्योरी रीड आउट करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, वो मोस्टली हमें समझ आती नहीं है। बस हम उसे लर्न करते हैं। एक्चुअली ये चीज़ें लर्न करने की है नहीं, बट अगर आप इनको इजीली एकदम प्रॉपरली अगर आप इन्हें समझेंगे तो आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगा। प्लस उसके साथ साथ ये चीजें, यानी ये चीजें आपका बेस बनाती है, थ्योरी आपका बेस बनाती है। उसके अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो भी आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जिन भी स्टूडेंट को जो 11th स्टैंडर्ड में है, जिनको भी प्रॉब्लम है अकाउंटिंग के बेस से रिलेटेड, दैट मीन्स उसका बेसिक समझने में प्रॉब्लम है, जो कंफ्यूजन होती है, कुछ जो पॉइंट्स है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनमें कंफ्यूजन होती है, वो हम धीरे धीरे करके सभी पॉइंट्स क्लियर करते जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेसिस क्या होते हैं, ठीक है, इन्हें हम आज डिटेल में समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यस, तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मेनली आपका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अब देखिए, दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग में, एक होता है आपका कैश बेसिस और एक होता है आपका एक्रूअल बेसिस। अब देखिए इसमें डिफरेंसेस क्या, आप देखिए जो भी हम एंट्रीज करते हैं, जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, वो दो बेसिस पे करते हैं, एक आपका कैश होता है, एक आपका एक्रूअल बेसिस होता है। अब ये होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, कैश बेसिस क्या होता है, एक्रूअल बेसिस क्या होता है, इनमें हम कंफ्यूज ही रहते हैं। तो देखिए इनको बहुत ईजी तरीके से समझते हैं। कैश बेसिस यानी कि कैश, नाम से ही समझ में आ रहा है, कैश यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हमारी कैश में होगी, दैट मीन्स कि मैंने किसी को रेंट दिया 5000 रुपीज का। ठीक है, मैंने कैश पे कर दिया 5000 रुपीज, मैंने दिया या फिर मैंने लिया, जो भी चीजें मैंने कैश में ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है, वो मैं रिकॉर्ड करूंगी। बस कैश बेसिस में हम सारी की सारी जो एंट्रीज होती है, रिकॉर्डिंग होती है, वो उन्हीं बेसिस पे करते हैं जो हमारी ट्रांजेक्शन कैश में होती है। अब देखिए हमारी ट्रांजेक्शन दो तरीके से हो सकती है, एक होती है आपकी कैश, ठीक है, और दूसरी हो सकती है आपकी क्रेडिट बेसिस। दैट मीन्स कि मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आप कुछ कस्टमर्स को आप गुड्स कैश बेसिस पे भी सेल करते हैं, यानी कि कैश में आपने गुड्स सेल की, उन्होंने आपको कैश दिया और आपने उनको गुड्स दी। ठीक है, और कुछ कस्टमर आपके ऐसे भी होते हैं जिनको आप गुड्स दे देते हैं, बट वो आपको कैश यानी कि उसकी पेमेंट कुछ टाइम के बाद करते हैं। दैट मीन्स कि आप उनको उधार माल बेच रहे हैं, क्रेडिट पे आप उनको गुड्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। अब आज के टाइम में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस चले, क्रेडिट बेसिस भी जरूरी है, क्योंकि देखिए बिजनेस अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप का मटेरियल होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बिजनेस है, आप उसको कैश बेसिस पे ऑपरेट कर भी सकते हैं या नहीं, या फिर क्रेडिट बेसिस को। बहुत सारे कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं जो चलते ही क्रेडिट बेसिस पे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि सब कुछ क्रेडिट पे चल रहा है। तो इस चीज में डिफरेंस समझते हैं हम। देखिए, दो तरीके से आप गुड्स को सेल कर सकते हैं, या तो कैश में या फिर क्रेडिट, यानी कि आप उसको डायरेक्टली पेमेंट लेके या देके, या फिर आप उसको उधार के थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं। देखिए कैश बेसिस में सिर्फ वो वाली ट्रांजेक्शन आती है जिनका रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कैश में होता है, यानी कि कैश वाली चीजें ही हम रिकॉर्ड करेंगे, और हम क्रेडिट से रिलेटेड हम कोई भी चीज इसमें रिकॉर्ड नहीं करते कैश बेसिस में। दूसरा है कैश बेसिस के अंदर, और ये जो आपका एक्रूअल बेसिस है, एक्रूअल बेसिस में हम कैश प्लस क्रेडिट, दैट मीन्स हम दोनों ही तरीके की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं हम यहाँ पे एक्रूअल बेसिस में। कैश बेसिस में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वो वाली चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे जिसकी ट्रांजेक्शन कैश में हुई है, यानी कि चाहे हमने कैश में पेमेंट करी हो या फिर कैश हमें रिसीव हुआ है, सिर्फ हम कैश की एंट्रीज करते हैं। एक्रूअल बेसिस में हम क्या करते हैं, कैश और क्रेडिट दोनों ही चीजों को हम नोट डाउन करते हैं, कैश प्लस क्रेडिट बोथ। ठीक है, कैश बेसिस में नेक्स्ट क्या है आपका, ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे रिसीव्ड और पेड। हम सारी एक्सपेंसेस और जो आपकी इनकम है उनको सिर्फ तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो हमें या तो रिसीव हुई है या फिर हमने पे की है। दैट मीन्स या तो हमें कैश मिला है या फिर हमने कैश में पे किया है। ठीक है, और एक्रूअल बेसिस में क्या होती है, ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वेदर दे आर पेड और नॉट। वो सभी इनकम और एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड होंगे जो हमने वेदर कैश में दिए हैं या नहीं दिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, मैंने एक फैक्ट्री है जो कि रेंट पे ली हुई है। ठीक है, उसका रेंट मैं 12,000 ईयरली पे करती हूँ। ठीक है, मैंने 10,000 रुपीज पे किए हैं, 2,000 रुपये मैंने अभी पे नहीं किए। तो अक्रूवल बेसिस आपका कहता है कि भैया रेंट तो 12,000 रुपीज का है ना, तो आपने 12,000 रुपीज की ट्रांजेक्शन में एंट्री करनी है, 12,000 रुपीज आपने लिखने हैं। ठीक है, आप उसको लिखेंगे कैसे, 10,000 तो आपने पे कर दिया, तो 10,000 कैश में चले जाएंगे और बाकी के बचे 2,000 रुपए
वो आउटस्टैंडिंग में चले जाएंगे आपके। दैट मीन्स कि आपने पे तो करने हैं ना, आपके आउटस्टैंडिंग है लेकिन आपने पे करने हैं। तो एक्रूल बेसिस कहता है कि पूरे 12,000 रुपए से एंट्री होगी, ठीक है। जबकि कैश बेसिस क्या कहता है कि आपने दिए तो सिर्फ 10,000 रुपए है ना, तो आप बस 10,000 रुपए लिखो, 2,000 रुपए दिए तो नहीं ना, माना कि रेंट 12,000 रुपीज का है, बट 2,000 रुपीज अभी पे थोड़ी ना किए आपने, जो पे किया, जो कैश आपका गया है, आप सिर्फ वही लिखो। दैट मीन्स कैश बेसिस में हम 10,000 रुपीज लिखेंगे, लेकिन एक्रूल बेसिस में हम 12,000 रुपीज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी एक्ट, जो हमारा कंपनी एक्ट है 2013, पहले आपका 1956 चलता था, बट अभी रिसेंटली 2013 कंपनी एक्ट को ही फॉलो करती है कंपनी। वो क्या कहता है, कंपनी एक्ट कहता है कि नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द कंपनी एक्ट, जो आपका कैश बेसिस है वो इसमें, इस कंपनी एक्ट में रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो नहीं मानते इसको, वो आपका एक्रूल बेसिस लेके चलते हैं कंपनी एक्ट वाले। यानी कि सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, चाहे वो कैश की हो चाहे क्रेडिट की हो, सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका डजंट असेट, कैश बेसिस है वो आपका डजंट असरटेन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। भाई कैश बेसिस है, उससे आप करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हम वो वाली ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे जो क्रेडिट बेसिस पे हमने सेल किया है या फिर जो हमें रिसीव हुआ है क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। तो इससे हमें असली हमारा जो प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता। अगर हमें रियल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता करना है तो हम एक्रूल बेसिस को ही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सूटेबल फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैश बेसिस कहाँ सूटेबल होता है भाई, अगर एक्रूल को ही ज्यादा वैल्यू दी जाती है कंपनी एक्ट में, उसी को माना जाता है, तो फिर कैश बेसिस क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्यों इसका, इस वर्ड को हम इतना पढ़ भी क्यों रहे हैं। तो देखिए कैश बेसिस कुछ प्लेसेस पे यूज भी किया जाता है जहाँ पे क्रेडिट बेसिस का कोई सिस्टम ही नहीं होता, जैसे आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट के लिए, जिनका मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट करना, उनकी सारी ट्रांजेक्शन सब कुछ आपका कैश बेसिस में ही होता है। तो वहां पे हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, कौन सा बेस फॉलो करते हैं अकाउंटिंग का, वो होता है आपका कैश बेसिस, ठीक है। दैट मीन्स कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम कैश बेसिस का ही यूज करते हैं, क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। और एक्रूल बेसिस कहाँ होगा, जो कि जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, उन कंपनीज नॉन ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगा। क्लियर। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैश बेसिस क्या होता है, एक्रूल बेसिस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंपली कैश बेसिस में सारी ट्रांजैक्शन आती हैं जो कैश में की जाती हैं, एंड एक्रूअल बेसिस में कैश प्लस क्रेडिट दोनों टाइप की ट्रांजैक्शन आपकी यूज की जाती हैं, ओके। इसके अलावा एक और भी आपका कई बार बेस पूछ लिया जाता है अकाउंटिंग का, जिसको आप हाइब्रिड या फिर मिक्स बेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कैश और एक्रूल दोनों को मिला के यूज करती हैं। दैट मीन्स कि जब जरूरत पड़ती है वो कैश बेसिस का भी यूज करती हैं और एक्रूल बेसिस का भी यूज करती हैं। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो होती है आपकी प्रोफेशनल, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स। अब देखिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप हमेशा कैश में ही पेमेंट करते हैं, ऐसा तो नहीं कहते ना कि आज आप हमें चेक कर लीजिए, आपकी पेमेंट हम बाद में कर देंगे, ऐसा नहीं होता, किसी भी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता। तो वो बेसिकली कुछ ट्रांजैक्शन है जो वो कैश बेसिस में करते हैं और कुछ हैं जो एक्रूअल बेसिस में करते हैं। वो कौन सी हो सकती हैं, देखिए जैसे रेवेन्यू एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। रेवेन्यू यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश, जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसे हम रिवेन्यू कहते हैं, यानी कि हमारे पास जो पैसा इनफ्लो, दैट मीन्स आना, इनफ्लो हो रहा है, उसको हम कैश बेसिस में लेते हैं। यानी कि हम डॉक्टर के पास गए, हम हॉस्पिटल में गए, हमने जो भी स्लिप वगैरह जाते हैं, आप सबसे पहले स्लिप लेते हैं, उसके लिए कुछ पेमेंट करते हैं, तो वो आप कैश में ही कर दो ना, उसको तो क्रेडिट भी कर ही नहीं सकते। तो जो हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको हम कैश बेसिस में लेते हैं। इसके अलावा एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डिंग ऑन एक्रूअल बेसिस। अब एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्पिटल के, मान लीजिए हॉस्पिटल रेंट पे लिया हुआ है, किसी का हॉस्पिटल है वो रेंट पे है, तो वो रेंट हो सकता है कि एक साथ पे ना करे। वो रेंट अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 12,000 एक ईयर का रेंट है, आपने 10,000 ही पे किया, बाकी के 2,000 आप बाद में पे करते हो, तो वो आप एक्रूअल बेसिस पे ले सकते हो। यानी कि एंट्री आप करोगे कि पूरे 12,000 हमने पे करने, लेकिन अभी हमने 10,000 किया, 2,000 हम आउटस्टैंडिंग दिखा देते हैं। तो कुछ ट्रांजैक्शन यानी कि रेवेन्यू एंड एसेट्स, ये चीजें हम कैश बेसिस में रिकॉर्ड करेंगे, और एक्सपेंसेस या फिर हमारी जो भी लाइबिलिटीज हैं, हमने और भी कुछ पेमेंट करनी हो सकती है हॉस्पिटल के, और भी जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको वो एक्रूअल बेसिस में लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये हाइब्रिड मॉडल यानी कि हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको पूरा जो भी हमने क्लियर किया, कैश बेसिस प्लस एक्रूअल बेसिस, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए
देखिए, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 मिस्टर राम हैड कैश सेल्स ऑफ ₹35,000। दैट मीन्स मिस्टर राम की 2021 में कैश सेल्स थी उनकी 35,000, ठीक है, और क्रेडिट सेल थी 10,000, यानी कि 35,000 का हमने माल कैश में बेचा और क्रेडिट उधार में बेचा 10,000 रुपए का। His expenses for the year were 5,000। उनके एक्सपेंसेस उस साल के 5,000 रुपए थे, आउट ऑफ विच 2,000 इज स्टिल टू बी पेड, जिसमें से 2,000 रुपए अभी हमने पे करने हैं। दैट मीन्स कि 5,000 हमारा टोटल एक्सपेंसेस था, उसमें से 2,000 हमने अभी देने हैं, यानी कि 3,000 हम पे कर चुके हैं, यानी कि 3,000 हम कैश में पे कर चुके हैं। 2,000 अभी हमारे क्या है, आउटस्टैंडिंग, दैट मीन्स वो हमने अभी पे करने हैं, ठीक है। फाइंड आउट राम्स इनकम फॉर 2021 फॉलोइंग द कैश बेसिस, दैट मीन्स कि कैश बेसिस पे हमने मिस्टर राम की इनकम को कैलकुलेट करना है। अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए कैश बेसिस पे हम सिर्फ वही चीजें लेते हैं जो कि कैश में हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इनकम। इनकम हमारी क्या होती है कि हमारा जो रेवेन्यू होता है वो, यानी कि हमें जो इनफ्लो हुआ कैश का, जो हमारे पास कैश आया वो, उसमें से हम अपने एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट, या फिर आप उसको नेट इनकम भी कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, रेवेन्यू। रेवेन्यू दैट मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश, जो कैश हमारे पास आया, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट सेल किया उससे हमारे पास जो कैश आया, यानी कि कैश सेल्स भी आप कह सकते हो उसको। 35,000 की थी हमारे पास कैश सेल्स, तो हमने यहाँ पे 35,000 लिख लिया, ठीक है। उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस यानी कि आउटफ्लो, इनफ्लो मतलब कैश का आना, आउटफ्लो मतलब जाना। अब आउटफ्लो ऑफ कैश क्या था हमारे पास, आउटफ्लो यानी कि जो हमारे एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस हमने पे किए तो वो हमारा आउटफ्लो हो गया ना, तो वो कितना था हमारा 5,000 थे हमारे, जिसमें से हमने 2,000 रुपीज अभी पे करने हैं, किए नहीं है अभी हमने 2,000 रुपीज पे, तो हमने पे कितने किए, 3,000। 5,000 माइनस 2,000 यानी कि 3,000 हम पे कर चुके हैं। 2,000 अभी हमारे क्या है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो अब क्योंकि हम कैश बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर हम आउटस्टैंडिंग को तो लेंगे ही नहीं, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ वो लेंगे जो हमने कैश में पे किया। कैश में हमने कितना पे किया है, 3,000, ठीक है। अब हमें इनकम कैलकुलेट करनी है। इनकम कैसे करते हैं भाई, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारी इनकम आ जाती है, ठीक है। आप भी तो बिजनेस करते हो तो यही करते हो ना, कि हमें कितना मिला, कितना हमारे पास कैश आया, उसमें से हमने कितना खर्चा किया वो माइनस कर देते हो, तो हमें हमारी इनकम पता चल जाती है कि हमने कितना अर्न किया, ठीक है। तो अब हम इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 35,000 की हमारी कैश सेल्स थी, इसमें से 3,000 के हमारे एक्सपेंसेस थे, माइनस कर दी, 32,000 हमारा क्या आ गया, नेट इनकम, ठीक है। अब इसमें हमने क्या नहीं लिया, क्रेडिट सेल्स का आपको गिवन था 10,000 रुपीज, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, जबकि हमें कैलकुलेट तो कैश बेसिस पे करना था ना। क्रेडिट आइटम्स तो हमने देखने ही नहीं थे, क्रेडिट और आउटस्टैंडिंग जो भी आइटम्स थे वो तो हमने देखने ही नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए हमने इन दोनों चीजों को नहीं लिया। आई होप आपको अब कैश बेसिस क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ अगर हमें इसी क्वेश्चन को हमें एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेट करना होता तो हम क्रेडिट सेल्स भी लेते, और आउटस्टैंडिंग जो हमने पे करने हैं 2,000 रुपीज के हमारे एक्सपेंसेस, इनको भी हम कैलकुलेट करते, इनको भी हम नोट डाउन करते, ठीक है। तो आई होप आपको कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है बेसिकली एक्रूअल बेसिस में कि वो होता क्या है, मतलब आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ क्रेडिट और कैश दोनों ही चीजों को उसमें लेना होता है, कैश में सिर्फ कैश बेसिस को कैलकुलेट करना होता है। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।